हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 10 एंशंट इंडिया। तो एंशंट इंडिया के कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसमें हमने संगम लिटरेचर पढ़ा, रिलीजियस लिटरेचर पढ़ा। उसके बाद हमने अर्शा एंड क्लासिकल एपिक्स भी पढ़े, ट्रीटीज ऑन ग्रामर पढ़ी। अब हमें थिएटर से स्टार्ट करना है, तो ये है पार्ट नंबर 2। विल स्टार्ट फ्रॉम थिएटर्स। इंडिया हैज़ एन एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ टेलिंग अ स्टोरी थ्रू सॉन्ग्स, म्यूजिक्स एंड डांस। इंडिया का ये ट्रेडिशन रहा है कि हम किसी भी स्टोरी को एक स्टोरी की तरह, रीडिंग की तरह नहीं बताते। हम गानों से, म्यूज़िक से, डांस करके अपनी स्टोरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। These arts have been discussed in great details on नत्या शास्त्रा by भारत मुनि। ये जो आर्ट है हमारी कंट्री का, ये भारत मुनि जो राइटर थे, उन्होंने अपनी नत्या शास्त्रा में बताया है। When these arts are presented with supporting dialogues, they are known as theatres। और जब ये आर्ट्स स्टोरीज़ को डायलॉग्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है तो इन्हें थिएटर कहा जाता है। Among the ancient Sanskrit plays, स्वप्ना वासवादत्ता by भासा and अभिज्ञान शकुंतल by कालिदास। एक्चुअली शकुंतला नाम से ये फेमस है, बट इसका जो कंप्लीट नाम है वो है अभिज्ञान शकुंतला। जो कालिदास ने लिखी है वो फेमस है। तो एंशंट संस्कृत के प्लेस जैसे स्वप्ना वासवादत्ता जो भासा ने लिखी है, शकुंतला जो कालिदास ने लिखी है, ये सारे प्लेस फेमस हैं जिन्हें प्लेस की तरह एक्टिंग, म्यूज़िक, डायलॉग्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ narrative literature. In the ancient times, storytelling was used to educate people through entertainment। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लोगों को एंटरटेनमेंट के थ्रू एजुकेट किया जाता था। स्टोरीज के थ्रू उन्हें एजुकेशन दी जाती थी। गुणाध्यास बृहत कथा written in a language Paishachi is well known। Panchtantra composed by Pandit Vishnu Sharma is an excellent example of narrative literature। तो आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए। एंशिएंट टाइम में स्टोरी टेलिंग यूज़ की जाती थी, तो गुणाध्यास की बृहत कथा, उसके बाद पंचतंत्र रिटन बाय पंडित विष्णु शर्मा। ये सारी स्टोरीज़ हैं जिनके थ्रू सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी और अलग अलग चीज़ों का जो नॉलेज था वो लोगों तक पहुंचाया जाता था। दिस टेक्स्ट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड into many languages। Similarly, बौद्ध जटका टेल्स आर ऑल्सो वेरी वेल नोन। और ये जो टेक्स्ट है इन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस में भी चेंज किया गया है। इसी तरह बौद्धा जटका टेल्स जो हैं उनका भी बहुत नाम है। नाउ लाइफ ऑफ द पीपल। द लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया शेड्स लाइट ऑन द वे ऑफ लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द टाइम। जो लिटरेचर है हमारे एंशिएंट इंडिया का, उससे हमें उस समय के लोगों की ज़िंदगी के बारे में भी पता चलता था कि किस तरीके से वो लोग अपनी ज़िंदगी बिताते थे। Those were prosperous times due to flourishing internals as well as foreign trade। बहुत प्रॉस्परस टाइम था, हमारी कंट्री में बहुत सारा पैसा था क्योंकि हमारी ट्रेड चलता था। कंट्री के अंदर भी बहुत ट्रेड होता था और बाहर कंट्रीज़ के साथ भी होता था। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कास्ट। और हमारी सोसाइटी 4 कास्ट में डिवाइडेड थी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। There were organizations of traders as well as artisans। These organizations were called श्रेणीज। और ट्रेडर्स और आर्टिशंस के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते थे जिन्हें श्रेणीज कहा जाता था। ट्रेड को सी रूट से कैरी किया जाता था, प्लस लैंड रूट से भी ट्रेडिंग होती थी। इंडियन गुड्स जैसे फाइन टेक्सटाइल्स, आइवरी, प्रीशियस स्टोन, स्पाइसेस, ब्यूटीफुली मेड अर्दन पॉट, ये सारी चीज़ों की डिमांड थी दूसरे कंट्रीज़ में। और द मेन क्रॉप्स वर राइस, वीट, बार्ली एंड लेंटिल। और हमारी कंट्री का मेन क्रॉप था राइस, वीट, बार्ली एंड लेंटिल।
The diet of the people included food items made from this beside meat, fish, milk, ghee, fruits. और जो लोगों की डाइट थी उसमें ये क्रॉप्स तो थे ही, साथ ही वो खाते थे मीट, फिश, मिल्क, घी और फ्रूट्स. द पीपल मोस्टली वोर कॉटन गारमेंट्स, दो सिल्क एंड वुलन गारमेंट्स वर ऑल्सो वॉर्न. मोस्टली जो लोग थे वो वुलन गारमेंट्स पहनते थे, पर साथ ही सिल्क के और वो लोग कॉटन के क्लॉथ्स भी पहना करते थे. देयर क्लॉथ्स रिसेंबल टुडेज धोती, उपराने, मंडासे, साड़ी एक्सेट्रा. आज की जो धोती है, साड़ी, अलग अलग क्लॉथ्स है, वो सब उस समय के लोग पहना करते थे. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिचिंग क्लॉथ्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड. और पहले ज़माने के लोग स्टिच क्लॉथ्स नहीं पहनते थे क्योंकि स्टिचिंग ही नहीं आती थी लोगों को. स्टिचिंग का इंट्रोडक्शन हमारी कंट्री में हुआ कुशाना पीरियड में. नाउ साइंस में सबसे पहले आता है मेडिसिन. इंडियन मेडिकल साइंस इज नोन एज आयुर्वेदा. इंडिया का जो मेडिकल साइंस था वो फेमस है एज आयुर्वेदा, और ये बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन है. इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ एन इलनेस, इट्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. आयुर्वेदा में क्या होता है कि सबसे पहले सिम्टम्स को समझा जाता है बीमारी की, फिर उसके थ्रू ये पता लगाया जाता है कि कौन सी बीमारी है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है. ऑल्सो मच थॉट हैज़ बिन गिवन टू प्रिवेंशन ऑफ इलनेस. और फिर ये भी बताया जाता है कि उस इलनेस से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब अगली बार वो ना हो. जीवाका वॉज अ वेल नोन वैद्य एट द कोर्ट ऑफ किंग बिम्बिसारा. जो किंग बिम्बिसारा थे उनके कोर्ट में एक जाना माना वैद्य था जिसका नाम जीवाका था. द चरका संहिता कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड फार्मेसी. और उस समय की लिखी हुई चरका संहिता जो है उसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ दैट टाइम और फार्मेसी मतलब सारी दवाइयों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है. इट वॉज रिटन बाय चरक, और ये लिखा था ऑथर चरक ने. द फेमस सर्जन सुश्रुता has discussed the diagnosis of different ailments and their remedies in the treatise of सुश्रुता संहिता. और सुश्रुता संहिता नाम की भी बुक लिखी गई है जो फेमस सर्जन ने लिखी है सुश्रुता ने, जिसमें उन्होंने अलग अलग जो बीमारियां होती हैं उन्हें उनका कैसे पता लगाया जाता है, क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं, सब के बारे में उन्होंने उस पर लिखा हुआ है. The importance of this text is that it discusses the different causes leading to injuries, fractures, their types, and the various types of surgeries required for them. ये टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी इंजरी क्यों होती है, फ्रैक्चर्स क्यों होते हैं, क्या क्या प्रकार के होते हैं और किस तरीके से इनकी सर्जरीज की जाती है. द टेक्स्ट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू द अरबिक लैंग्वेज एंड वॉज कॉल्ड किताब सुसद. नाउ जो वाग्भटा थे उन्होंने भी मेडिकल साइंस पे बहुत सारी बुक्स लिखी थी. द अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदय संहिता आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम. और उनकी दो बुक सबसे इम्पॉर्टेंट है, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता. द बौद्धा भिक्खु सिद्धा नागार्जुना इन हिज बुक रसायनकारा डिस्क्राइब वेरियस केमिकल्स एंड मेटल्स. और जो सिद्धा नागार्जुना थे उन्होंने अपनी बुक रसार अंतकारा में बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे मेटल्स के बारे में लिखा है. नाउ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. उस समय मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी भी बहुत ज़्यादा फेमस थी. द एंशिएंट इंडियंस हैड स्टडीड मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एट ग्रेट डेप्थ. जो एंशिएंट इंडियंस थे वो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ते थे. एस्ट्रोनॉमी मतलब राशि वगैरह जो निकाला जाता है. इंडियंस वर द फर्स्ट टू यूज़ द नंबर्स 1 to 9 and 0. इंडिया पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट थे जिन्होंने 1 से लेकर 9 तक नंबर्स यूज़ किए थे, प्लस 0 का भी इन्वेंशन इंडिया में हुआ था. दे इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल नंबर इन विच द वैल्यू ऑफ
digit changes according to the place, एकम, दहम. It means units and tens. इंडिया में ही डेसिमल नंबर का इन्वेंशन हुआ था, जहाँ पे जो डिजिट्स होते हैं जैसे यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, वो चेंज होता है. वो चीज़ इंडिया में इन्वेंट हुई थी. द साइंटिस्ट आर्यभट्टा रोड द बुक आर्यभाटिया विच इंक्लूडेड मैनी फॉर्मूले फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशन. और साइंटिस्ट आर्यभट्टा ने आर्यभाटिया बुक लिखी थी जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज थे फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन. आर्यभट्टा वॉज ऑल्सो एन एस्ट्रोनॉमर. आर्यभट्टा एक एस्ट्रोनॉमर भी थे. ही स्टेटेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. और उन्होंने ही ये बात बताई थी कि हमारा जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाता है. वराहमिहिर रोट फेमस टेक्स्ट पंचासिद्धांतिका in the 6th century AD. This text discusses principles of Indian astronomy along with the principle of astronomy from the Greek. और वराहमिहिर भी एक राइटर थे जिन्होंने एक टेक्स्ट लिखा है पंचासिद्धांतिका 6th century AD में, जो हमारे इंडिया के एस्ट्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है. साथ ही ग्रीक के एस्ट्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स की बात करता है और रोमन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के भी एस्ट्रोनॉमी प्रिंसिपल्स के बारे में उसमें बताया गया है. द टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता हु लिव्ड इन द 7th century CE वर ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक लैंग्वेज. मतलब आप देखिए हमारे कंट्री के अलग अलग टेक्स्ट को दूसरे कंट्रीज़ में ले जाकर यूज़ किया गया और वहाँ खुद का नाम वो लोगों ने हर जगह सबको बताया. अपनी हमारी बुक को अपने नाम से चेंज करके वहाँ पे प्रेजेंट किया. मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता ने भी 7th century CE में इन टेक्स्ट के बारे में लिखा था और उसे भी अरब ले जाकर अरबिक लैंग्वेज में चेंज कर लिया गया. Carnot wrote the book called Vaisheshik Darshan. It mainly discussed Anu and Parmanu. According to Carnot, the universe is full of innumerable objects. These objects are nothing but the different form of Anus. These forms might changes, but the Anu remains unchanged. Carnot जो एक राइटर थे, उन्होंने बुक लिखी है वैशेकी दर्शन, जिसमें उन्होंने अणु और परमाणु के बारे में बात किया है. उनके हिसाब से हमारी जो दुनिया है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और सारे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं हैं पर अणुज हैं. और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं लेकिन जो अणु है वो कभी चेंज नहीं होता. नाउ सेंटर्स ऑफ एजुकेशन 10.4. बहुत सारे फेमस सेंटर्स ऑफ एजुकेशन थे हमारे एंशंट इंडिया में. दूसरी कंट्री से भी स्टूडेंट्स आते थे, आज भी आते हैं, पहले भी आया करते थे हमारी कंट्री में पढ़ने के लिए. सबसे पहला तक्षशिला यूनिवर्सिटी. तक्षशिला एक इम्पॉर्टेंट सिटी था एंशंट ट्रेड रूट के लिए. मतलब उस प्लेस के थ्रू बहुत सारी ट्रेडिंग होती थी हमारी कंट्री में. टुडे इट इज़ इन पाकिस्तान. Archaeological evidence found there suggests that the city was established in the 6th century BCE. Jivaka, a contemporary of Gautam Buddha and a famous Vaidya, had studied at Takshila University. और जो आर्कियोलॉजिस्ट के एविडेंस है वो ये मानते हैं कि इस सिटी को, तक्षशिला को 6th century BCE में सेटअप किया गया था. और जिवाका जो एक गौतम बुद्धा के फॉलोअर हैं और बहुत फेमस वैद्य भी थे, उन्होंने भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की थी. बाय द 4th BCE द फेम ऑफ द यूनिवर्सिटी हैड स्प्रेड फार एंड वाइड. और 4th century BCE तक यूनिवर्सिटी का नाम पूरी दुनिया में फैल गया. चंद्रगुप्ता मौर्य द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर वॉज एजुकेटेड एट दिस यूनिवर्सिटी. चंद्रगुप्ता मौर्य जो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे वो भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे. द ग्रामेरियन पाणिनि एंड द वैद्यचरका वर ऑल्सो स्टूडेंट्स ऑफ द तक्षशिला यूनिवर्सिटी. और ग्रामेरियन पाणिनि जो थे और वैद्यचारका जो थे वो दोनों भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए थे. The Greek historian who accompanied Alexander have also given a description of the university. Greek historian जो अलेक्जेंडर के साथ हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है. उन्होंने ये बताया है
जबकि ग्रीस में इस तरह की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। फेमस चाइनीज़ बौद्धा भिक्खु फा हिन जो इंडिया आए थे अराउंड 400 सी ही में, उन्होंने भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी विज़िट की थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जैसे वैदिक लिटरेचर हो गया, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी हो गया, इकोनॉमिक लॉजिक हो गया, इस तरीके से। मतलब आप देखिए पूरी दुनिया से लोग आते थे हमारी कंट्री में पढ़ने के लिए ना। वाराणसी, द रिवर गंगा हैज़ टू ट्रिब्यूटरीज वाराना एंड असी। क्या था कि गंगा की दो ट्रिब्यूटरीज थे, एक वाराना था और एक असी, और जो सिटी है वो लोकेटेड है इन दोनों के बीच में, इसीलिए सिटी का नाम हो गया वाराणसी। Since ancient time, it had been centers which provided education in the areas of Vedic as well as Jain and Buddhist philosophy. और बहुत पुराने ज़माने से ऐसा है कि जो वाराणसी सिटी है ये एजुकेशन प्रोवाइड करती है वेदास की, उसके साथ साथ जैन और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी की भी ये एजुकेशन प्रोवाइड करती है। नाउ वल्लभी भी एक एंशियंट सिटी है सौराष्ट्र गुजरात की। 5th से लेके 8th सेंचुरी सीई तक ये इम्पोर्टेंट सेंटर थे ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। युआंग चुआंग एंड इट्सिंग जो चाइनीज़ बौद्धा भिक्खुस थे उन्होंने भी वल्लभी विजिट किया। नाउ नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आप सब ने सुना होगा, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी आज भी है ये। द रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी कैन बी फाउंड नियर टुडेज पटना सिटी इन बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी के जो भी रिमेन्स है बचे कुचे वो आज हमें पटना बिहार के पास मिल सकते हैं। एम्परर हर्षवर्धन मेड जनरस डोनेशन टू दिस यूनिवर्सिटी। जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारा डोनेशन किया था। युआन चुआंग जो चाइना से आए थे, इटशिंग जो थे, इन्होंने ये बताया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ अपने यूनिवर्सिटी में रख सकते थे, एकोमोडेट कर सकते थे, रख सकते थे, पढ़ा सकते थे। द लाइब्रेरी स्टॉक थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, और वहाँ की लाइब्रेरी में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स थे। स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू दिस यूनिवर्सिटी हैड टू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन एट एन एंट्रेंस गेट। जो भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था उन्हें एक एग्जामिनेशन पास करनी पड़ती थी एंट्रेंस गेट पे, ये कंपलसरी था। मतलब आप देखिए हमारा इंडिया कितना प्रॉस्परस था, और था भी। हमारा कंट्री इसलिए डाउन होते क्या, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ कि जब तक खुद के लोग रूल करते थे तब तक कंट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन जब बाहर के लोगों ने आकर रूल करना स्टार्ट किया तो उन्होंने हमारी कंट्री को पूरे तरीके से ख़राब कर दिया। चाहे आप मुगल्स की बात करें, चाहे आप ब्रिटिशर्स की बात करें, किसी की भी बात करें। Now, Virakamshila University. This university was located near today's भागलपुर इन बिहार। ये यूनिवर्सिटी आज का जो भागलपुर सिचुएटेड है बिहार में, वहाँ पे लोकेटेड थी। ये इसे इस्टेब्लिश किया था किंग धर्मपाल ने 8th सेंचुरी सीई में, और इसमें 6 विहारास थे, सबके अपने अपने एंट्रेंस थे। नाउ कांची, ड्यूरिंग द रेन ऑफ पल्लवा डायनेस्टी 6th सेंचुरी सीई में कांची तमिलनाडु में था, और ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन था। ये सेंटर था फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ वैदिक, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब बच्चों आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।